आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला टॉपिक विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। That means concept of development and its relationship with learning। ये टॉपिक सीटेट परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से वर्ष 2011 में 3 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न, 2015 में 1 प्रश्न तथा 2016 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पूछे गए प्रश्न प्रायः विकास की अवधारणा, विकास के आयाम, वृद्धि व विकास का अधिगम से संबंध पर आधारित थे। तो आइए देखते हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। विकास की अवधारणा, इससे हम क्या समझते हैं? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक दैट मीन्स फिजिकल, क्रियात्मक दैट मीन्स मोटर, संज्ञानात्मक दैट मीन्स कॉग्निटिव, भाषागत दैट मीन्स लैंग्वेज, संवेगात्मक दैट मीन्स इमोशनल एवं सामाजिक दैट मीन्स सोशल विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला दैट मीन्स सीक्वेंस चेन को विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। अरस्तू के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अब है विकास के अभिलक्षण। विकास के कौन कौन से क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं, आइए जानें। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार हैं। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी दैट मीन्स मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है।
विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता डैट मीन्स फंक्शनल के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में यथादस्त स्मृति का कमजोर होना। दैट मीन्स वृद्धावस्था में अपने याददाश्तों में थोड़ा कमी आ जाता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक डैट मीन्स क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन डैट मीन्स जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक और बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले से ही योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। विकास के आयाम डैट मीन्स विकास के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। अब आइए देखते हैं वे कौन कौन से भाग हैं। पहला है शारीरिक विकास दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य स्वरूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट
के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। दूसरा है मानसिक विकास, दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, दैट मीन्स इसे हम कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक बुद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। अब है सांवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। डैट मीन्स बालकों में इमोशनल डेवलपमेंट भी होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। अब है क्रियात्मक विकास, दैट मीन्स मोटर डेवलपमेंट। अब आइए देखते हैं मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसके क्या अर्थ हैं। क्रियात्मक विकास, दैट मीन्स मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। दैट मीन्स क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं
जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में असक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। अब है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब है भाषाई विकास, दैट मीन्स लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट। भाषा के विकास, दैट मीन्स लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट को एक प्रकार से संज्ञानात्मक, दैट मीन्स भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषाई विकास को हम संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास भी कहते हैं। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है एक बालक में। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। अब है सामाजिक विकास, दैट मीन्स सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे, आइए समझते हैं इसके बारे में। सामाजिक विकास, दैट मीन्स सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। तत्पश्चात समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। उसके बाद है संबंधों के दायरे में वृद्धि, अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों या मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान,
स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। अगला पॉइंट है, बालक के समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। अब आइए देखते हैं वृद्धि। वृद्धि से हम क्या समझते हैं? वृद्धि डेट मीन्स ग्रोथ। वृद्धि ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू डेट मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अब है वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में क्या क्या अंतर है, आइए अब हम इसके बारे में जानेंगे। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब आइए देखते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वृद्धि को आधार माना। सबसे पहले हम वृद्धि को देखते हैं। इसमें परिणात्मक क्या होते हैं? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। वृद्धि का क्षेत्र विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। अब है वृद्धि की परिपक्वता। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। अब है विकास। वृद्धि में विकास बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। अब हम यहाँ विकास को आधार मानकर इसका अध्ययन करते हैं। परिणात्मक देखते हैं। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। अब है विकास के क्षेत्र। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होती है। परिपक्वता विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। आगे है विकास। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह एक गुणात्मक विकास को दर्शाता है। अभी हमने जाना वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो हमने अभी समझा। अब आइए आगे देखते हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले
कारक कौन कौन से हैं? वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए हम एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं, एक एक करके इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है पोषण। यह वृद्धि तथा विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। अब आइए हम देखते हैं आगे वृद्धि। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। अब आइए अगले कारक को देखते हैं। क्या है? वंशानुगत, दैट मीन्स हेरिडिटी। वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जो वंशानुगत कारक होते हैं उनसे हमें शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दिखता है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब आइए नेक्स्ट कारक को देखते हैं। नेक्स्ट है लिंग। सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। लड़के एवं लड़कियों के विकास में डिफरेंसेस देखे जाते हैं, अंतर देखे जाते हैं। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। अगला है वायु। वायु एवं प्रकाश शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो कि विकास के लिए अपरिहार्य है, जो कि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है हमारा छठा कारक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन्स बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगला कारक है शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम इत्यादि बहुत जरूरी है। यह मानव की आयु बढ़ाता है। यह व्यक्ति को सक्रिय, दैट मीन्स एक्टिव बनाए रखता है। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत ही लाभदायक होता है। यह मानव की आयु को बढ़ाता है एवं मानव शरीर को स्वस्थ रखता है। यह व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है। अब आइए देखते हैं वृद्धि की अवस्थाएं। वृद्धि की क्या क्या अवस्थाएं हैं? मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में
विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। अब आइए देखते हैं उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है शिशुअवस्था। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशवकाल दैट मीन्स इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। दूसरा है बाल्यावस्था या बाल्यकाल। हम इसे बाल्यकाल या बाल्यावस्था भी कहते हैं। बाल्यकाल या बाल्यावस्था दैट मीन्स चाइल्डहुड को निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व बाल्यकाल। पहला क्या है? पूर्व बाल्यकाल। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे भाषा को सीखते हैं। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। दूसरा क्या है? उत्तर बाल्यकाल। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। अब है किशोरावस्था, जिसे हम एडोलसेंट स्टेज भी कहते हैं। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर उन्मुख होता है। इसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। अब आइए आगे देखते हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुविधा एवं स्वयं से संबंधित
सरोकार दैट मीन्स मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। किशोरावस्था में बालकों को उनके शारीरिक बदलाव का प्रभाव उनके किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें अपने मित्रों, अपने शिक्षकों, अपने अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब है युवा प्रौढ़ावस्था। सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक इस अवस्था की आयु सीमा है। सामान्यतः 18 से 40 वर्ष। किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। अगला है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था। शारीरिक विकास गिरावट आने लगती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आना इत्यादि। अगला है वृद्ध प्रौढ़ावस्था डैट मीन्स 65 वर्ष से अधिक वर्ष की अवस्था। इसमें शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होना होता है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान। अब है अधिगम। अधिगम डैट मीन्स लर्निंग। अधिगम तुरंत का अर्थ होता है अधिगम डैट मीन्स लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को ज्ञान समझाने के योग्य हो पाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो
उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया है। आधार अधिगम के संदर्भ में विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार दी गई है। आइए देखते हैं। पहला है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। E.L. पिल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। E.L. पिल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अगला है क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के लिए नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। अब आइए आगे देखते हैं। विकास का अधिगम से संबंध। विकास का अधिगम से क्या संबंध है? विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आगे है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी है वैसी क्यों है। कारण और कारक के बीच क्या संबंध है और कार्य व निर्णय लेने की क्या आधार है। अर्थ निकालना अमूर्त सोच दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट की क्षमता विकसित करना विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। दृष्टिकोण भावनाओं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है।
बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधियों या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उसे इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जाना और समझा। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग भी कहते हैं। ये टॉपिक सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।